तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया, मेरे बच्चों सूरज की। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे अनु भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया है सारी? बच्चा कह रहा जी मौजा ही मौजा, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया जी। जय राम जी की, जय राम जी की। कई बच्चे कहते हैं सर राम राम नहीं बोलते। राम राम जी, जय हनुमान जी की, जय श्री कृष्णा। और बताओ मैं क्या बोलूं जी? फटाफट से एक बार बताओ, क्या मैं लाइव आ चुका हूं जी? एक बार जल्दी देख के बताओ जी, क्या मैं लाइव आ चुका हूं? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। मजिंदर सत श्री अकाल। अंकित कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूं जी, बहुत जबरदस्त हूं। विभोर कह रहा है बैक टू बैक। यस, बैक टू बैक सर। अभी हमारा 27 मिनट वाली सीरीज खत्म हुई थी, अब हमारी ये स्टार्ट हो गई है। यही चलता रहता है सब, और क्या, बस आप साथ दो सर, नज़ारे आ जाएंगे, नज़ारे। राधिका कह रही है गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग राधिका, गुड इवनिंग। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कई बच्चों ने तो वैसे कई बच्चों ने आज हमने 8:30 बजे सेशन लिया था 27 मिनट वाला, जिसमें हमारी इनकम टैक्स के 7 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना, उसमें तो कई बच्चों ने मोमोज खा लिए थे। ठीक है, उनको आज मैंने मोमोज खिलाए थे। अब फटाफट समझा दो किस किस बच्चे ने मोमोज नहीं खाए तेरी? जल्दी मुझे बताना किस किस बच्चे ने मोमोज नहीं खाए, क्योंकि जिस बच्चे ने मोमोज नहीं खाए फटाफट से पहले मैं मोमोज सबको खिलाऊंगा, उसके बाद फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी बताओ किस किस बच्चे ने मोमोज खानी है? बच्चा कह रहा है सर मोमोज खिलाए थे आज आपने? हद हो गई सर, हमें तो बिल्कुल ही नहीं खिलाए मोमोज आपने, उन बच्चों को कैसे खिला दिए? जल्दी बताओ फटाफट से। देखो अगर खाने हैं ना, टाइम वेस्ट मत किया करो। खाने हैं तो जल्दी बताओ, मोमोज मैं भी खिला देता हूँ जी आपको, जैसे आप बोलोगे। बच्चा कह रहा है सर मेरे को मोमोज खाने हैं, तो बस ऐसे बोलो ना सर मुझे मोमोज खाने हैं। इधर देखो ध्यान से, ये लो जी, लो जी फटाफट से मोमोज खाओ जी सारे बच्चे 2 मिनट के अंदर। ये लो जी, हर चीज में सीएस दिखती है जी, हर चीज में सीएस दिखती है। मैंने सब बच्चों को शाम को मोमोज खिलाए थे, अब आपकी बारी है, फटाफट से मोमोज खा लो जी। ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। और जितने बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं फटाफट सारे ग्रुप में शेयर कर दो जी, जितने भी ग्रुप्स आपके हैं फटाफट शेयर कर दो कि हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आज हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है रिवर्स चार्ज का, आज हमें उसकी रिवीजन करनी है जी। बच्चा कह रहा है हद हो गई सर, ये तो मोमोज खतरनाक वाले हैं। ओ माय गॉड, मोमोज खा लो मेरे बच्चे, मेरे नोनू मेरे सोनू, मोमोज खा लो। लो जी इधर देखो ध्यान से, नहीं अब प्लीज यार बातचीत नहीं करनी। और एक बार फटाफट से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया था ना, लास्ट क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया था एक बार फटाफट से उसकी रिवीजन कर लेते हैं। फिर आज जो हमें स्टार्ट करना है, आज हमें स्टार्ट क्या करना है जी? आज हमें स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर 9, जो हमारा जीएसटी में चार्जिंग सेक्शन है ना, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हमारे 15 घंटे अप्रोक्सीमेट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं सर, 15 रिवीजन क्लास हो चुकी हैं, इवन 15 से भी ज़्यादा घंटे ही हमारे खत्म हो चुके होंगे। आज हमारी 16वीं क्लास है। अब क्लास नंबर 15 में अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, एक बार फटाफट से वो रिवाइज करते हैं, देन फिर क्लास नंबर 16 आज हम स्टार्ट करेंगे। इधर देखो ध्यान से जी, एक बार अब यहाँ पे चेक करना, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था वैल्यूएशन का। एक बार चेक करो वैल्यूएशन में प्रोविजन हमारे कौन कौन से कंप्लीट हो चुके हैं जी। एक तो 15.1 हमने रिवाइज किया था, 15.2 हम रिवाइज कर चुके हैं, 15.3 हमने रिवाइज किया था, 15.4 हमने रिवाइज किया था, 15.5 मैंने कहा था इसको हम यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे, उसको मैं अलग से अगले हफ्ते में पूरी क्लास एक डाल दूंगा, उसको आप आराम से वहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं 15.1 की बात करूंगा, गवर्नमेंट क्या बोलती रही, 15.1 में 15.2 ऐड करोगे, 15.3 माइनस करोगे, आपकी वैल्यू निकल के आएगी 15.4। क्या कहता है, रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 31 तक आपके जो भी रूल्स होंगे वो सारे के सारे 15.4 में कवर होंगे, जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद एक बात मुझे बताना सर, जब हमने जीएसटी की रिवीजन क्लास स्टार्ट की थी ना, याद करो आप बहुत छोटे छोटे होते थे उस टाइम, और आपको मैंने जीएसटी के अंदर कहा था कि टोटल मिला के हमें 13 चेक पॉइंट कंप्लीट करने हैं। एक बार फटाफट से बोल दो कौन कौन से चेक पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चेक पॉइंट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चेक पॉइंट नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चेक पॉइंट नंबर 3 अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, चेक पॉइंट नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चेक पॉइंट नंबर 5 हमने कंप्लीट नहीं किया, चेक पॉइंट नंबर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चेक पॉइंट नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हमें चेक पॉइंट नंबर 8 जो है ना, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, या तो सप्लायर होगा, या वो रिसीवर होगा, या वो ईसीओ होगा, इनमें से कौन जीएसटी पे करने के लाइबल होगा, फाइनली आज वो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है। मतलब आज हमें फॉरवर्ड चार्ज की बातें करनी है, आज हमें रिवर्स चार्ज की बातें करनी है, आज हमें यह भी चेक करना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, ईसीओ जो होते हैं, वो किस केस में जीएसटी पे करेंगे, आज हम वो भी रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में चेक पॉइंट नंबर 8 हमें स्टार्ट करना है। सेक्शन 9 जो आपका चार्जिंग सेक्शन है उसको आज हम रिवाइज करेंगे। ठीक है नी,
अब आज की क्लास की रिवीजन स्टार्ट करने से पहले ना, इधर सुना ध्यान से, अब आज की क्लास की रिवीजन स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देने जा रहा हूं जी। इस एग्जाम्पल को पहले समझेंगे, इस एग्जाम्पल के बेस पे ना आज की क्लास की हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल देखना सर, एग्जाम्पल मैंने क्या बनाया जी। जितने बच्चे मेरे फैमिली के सामने बैठे हैं सर, जितने बच्चे मेरे फैमिली के सामने बैठे हैं, एक बार एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल क्या निकल के आ रहा है सर। एग्जाम्पल यहाँ पे निकल के आ रहा है, मान लो यहाँ पे मिस्टर वीजी हैं और यहाँ पे मिस्टर सोनू है। बहुत ध्यान से एग्जाम्पल सुनना जी। यहाँ पे मिस्टर वीजी हैं, यहाँ मिस्टर सोनू है, मतलब यहाँ पे मिस्टर विवेक और वहाँ पे मिस्टर सोनू है। मिस्टर विवेक जो हैं ये जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, इनकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 45 लाख रुपए की है। और मेरा काम कह रही, मेरा काम करियाने का है। मैंने मिस्टर सोनू को चिप्स की सप्लाई की है और एक पैकेट चिप्स का 100 रुपए का है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने सोनू को 100 रुपए का चिप्स का पैकेट दिया। मान लो ये बड़े वाला पैकेट है, इसकी वैल्यू 100 रुपए की है। मैंने सोनू को 100 रुपए का चिप्स का पैकेट सप्लाई किया। अब अगर मैंने सोनू को 100 रुपए का चिप्स का पैकेट सेल किया है, एक बार ऐसा करते हैं, 1 बाय 1 चेक करते हैं क्या मैं जीएसटी में कवर हूं या नहीं हूं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे निकल के आ रहा है, क्या ये चिप्स जो हैं क्या वो गुड्स में कवर होंगे, नहीं कवर होंगे? यस कवर होंगे। चेक पॉइंट नंबर 1 ये बात कहता है कि जो भी आपके हाथ में आइटम होगी वो चेक करो गुड्स सर्विस में कवर होगी नहीं होगी। तो चिप्स मेरे गुड्स में कवर होंगे। चेक पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर चिप्स मेरे गुड्स में कवर होंगे तो क्या जो मैंने चिप्स सेल किए हैं विद कंसीडरेशन में, क्या मेरा सेल करना सप्लाई में कवर होगा, नहीं कवर होगा? यस, वो सप्लाई में कवर होगा। याद करो 7(1) में जो भी काम करोगे विद कंसीडरेशन में होगा, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होगा, वो काम 7(1) में सप्लाई बनेगा। तो ये काम 7(1) में सप्लाई बन जाएगा। अच्छा, मिस्टर सोनू रहने वाला है दिल्ली का, मैं भी रहने वाला कहूं का दिल्ली का हूं। अब सोच के बोलना, अगर दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में कवर होगी, नहीं कवर होगी? ऑब्वियस सी बात है इंडिया में कवर होगी। आप सब जानते हो सर दिल्ली इंडिया में है, और अगर दिल्ली इंडिया में होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा इंडिया में होगा। पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। फिर पॉइंट नंबर 4 ये बात कहता है कि सप्लाई जो की हो वो टैक्सेबल पर्सन ने की हो। अब अगर मेरी टर्नओवर 45 लाख रुपए है, दैट इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, और मैं जीएसटी में क्या हूं, रजिस्टर्ड, तो मैं क्या बन गया, टैक्सेबल पर्सन। चेक पॉइंट नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्या ये एग्जम्पशन में कवर है? आंसर इज नो। मान लो चिप्स जो है ना वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, मतलब एग्जम्पशन में कवर नहीं होगा। तो अभी तक मैंने क्या बोला, चिप्स गुड्स में कवर है, सेल सप्लाई में कवर है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, टैक्सेबल पर्सन ने सप्लाई की है, एग्जम्पशन में भी कवर नहीं है। अगर ये पांचों गेट कंप्लीट हो गए ना तो जीएसटी लेवी भी होगा और कलेक्शन भी होगा। मेरी पूरी फैमिली का हर बच्चा इंटेलिजेंट है, अगर जीएसटी लेवी भी होगा कलेक्शन भी होगा। फिर मैंने कहा था चेक पॉइंट नंबर 6 में क्या निकालोगे, वैल्यू निकालोगे। अपने आप बोल दो, अगर मैंने चिप्स 100 रुपए का बेचा है, आंसर सोच समझ के देना सर, अगर मैंने चिप्स 100 रुपए का बेचा है और ये मेरा रिलेटेड पर्सन नहीं है और प्राइस सोल कंसीडरेशन है, सर सोनू मेरा रिलेटेड पर्सन नहीं है और प्राइस सोल कंसीडरेशन है, तो क्या 100 रुपए की वैल्यू को वैल्यू मान लूंगा, नहीं मान लूंगा? यस मान लूंगा। मेरी 100 रुपए की वैल्यू आ गई। मान लो जीएसटी का रेट 18% है, अब 18 रुपए जीएसटी निकल के आ गया। यहां तक हम सारे गेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब मेरी फैमिली के सिंगल बच्चे को ना अब यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए कि सर 18 रुपए का जीएसटी कैसे निकल कर आया। ये सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं कि गुड्स में भी कवर है, सप्लाई में भी कवर है, सप्लाई भी इंडिया में है, टैक्सेबल पर्सन भी है, एग्जम्पशन में भी कवर नहीं है, वैल्यू कैलकुलेट करना भी आ गया, रेट हमें पता है, अगर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 रुपए का जीएसटी निकल के आ जाएगा। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, अब प्लीज ध्यान सुनना जी। अब सारे बच्चे ना सर, अब सारे बच्चे, जितने बच्चे भी यहां पे बैठे हैं, अब सारे बच्चे यहां पे अब ध्यान देंगे जी। अब जब ये मेरा जीएसटी 18 रुपए का निकल के आ गया, क्योंकि वैल्यू बनेगी 100 रुपए, वैल्यू बनेगी 100 रुपए, उसका 18% जीएसटी निकाला, 18 रुपए का जीएसटी निकल के आ गया। अब जैसे ही 18 रुपए का जीएसटी निकल कर आए ना, उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि मुझे गवर्नमेंट को 18 रुपए जीएसटी पे करना है। गवर्नमेंट को 18 रुपए का जीएसटी पे करना है, बट ये 18 रुपए का जीएसटी देने वाला कौन होगा, देन हु इज लायबल टू पे जीएसटी, दैट इज गेट नंबर 8। मतलब चेक पॉइंट नंबर 7 ये बात कहता है कि जो भी तुम्हारा जीएसटी निकल कर आएगा उसको गवर्नमेंट को देने वाला कौन होगा, उसके लिए तुम चेक पॉइंट नंबर 8 के पास जाओ। या तो सप्लायर पे करेगा, या वो रिसीवर पे करेगा, या एक थर्ड पार्टी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, या तो वो पे करेगा। क्या मेरी क्लास में कोई सिंगल बच्चा इंटेलिजेंट अगर मेरी क्लास में इस टाइम बैठा हो, मुझे इतना बोल देना सर, मिस्टर वीजी और मिस्टर सोनू में इतना बोल दो सप्लायर कौन है। ये बोल दो मिस्टर वीजी और मिस्टर सोनू में सप्लायर कौन है जी? सप्लायर वीजी है या सोनू है? चैट बॉक्स का आंसर दो, सप्लायर कौन है, वीजी है या सोनू है? जल्दी बोलो सर, सप्लायर कौन है? ऑब्वियस सी बात है वीजी है। अच्छा, रिसीवर कौन है? सोनू है।
अब यहाँ पे सप्लायर कौन है, वीजी है, रिसीवर कौन है, सोनू है। अब अगर वीजी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, और अगर किसी केस में सोनू गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मतलब मेरी फैमिली का हर बच्चा पहली बात तो ये जाने, अगर सप्लायर ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा फिर तो फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगा, अगर रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा वो रिवर्स चार्ज में कवर होगा। बस ये बात ध्यान दो। अब बच्चा कहता है सर आपने हमें कहा था कि एक थर्ड पार्टी भी होती है, थर्ड पार्टी भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करती है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, थर्ड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट वहां पे होगा जहां पे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू हो रही होगी। भाई जहां भी ट्रांजैक्शन, मतलब जहां पर भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू होगी उस केस में जो होगा वो ईसीओ वाला कॉन्सेप्ट होगा। जहां पे कोई वेबसाइट नहीं होगी, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होगा, उस केस में या तो सप्लायर की बातें होंगी या वो रिसीवर की बातें होंगी, उस केस में थर्ड पार्टी की बातें नहीं होंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे सप्लायर कौन बनेगा जी, वीजी बनेगा। यहाँ पे रिसीवर कौन बनेगा, सोनू बनेगा। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से जीएसटी कौन पे करेगा, और अगर ऑनलाइन वेबसाइट होगी उस केस में जीएसटी कौन पे करेगा। ये सारी बातें आज हमें देखनी स्टार्ट करनी है। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता दे, अगर मान लो मैं आपको ये बोल दूं, इधर सुना ध्यान से, अगर मैं ये बोलूं कि मिस्टर वीजी जीएसटी पे करने के लायबल होगा, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सोनू जीएसटी पे करने के लायबल होगा, अगर मैं ये बोलूं वीजी जीएसटी पे करने के लायबल होगा, अगर मैं ये बोलूं कि सोनू जीएसटी पे करने के लायबल होगा, या मान लो सोनू ने, ध्यान सुना, सोनू ने ये चिप्स का पैकेट जो है ना, मान लो अमेज़न की वेबसाइट से लिया। सोनू क्या किया, सोनू ने क्या किया, अमेज़न की वेबसाइट ओपन की, वहां से चिप्स का पैकेट लिया। अब सोच के बोलना, सोनू ने अमेज़न चिप्स का पैकेट लिया। अब अगर सोनू ने चिप्स का पैकेट अमेज़न से लिया, एक वेबसाइट आ गई अमेज़न, यहां पे एक मैंने नाम लिख दिया जी, मान लो अमेज़न, ये है मान लो अमेज़न। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर वीजी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज? आंसर दो फटाफट से, नहीं आंसर दो सर फटाफट से। अगर वीजी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा उसको फॉरवर्ड चार्ज बोलेंगे या रिवर्स चार्ज बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, फॉरवर्ड चार्ज बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर सोनू गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, अगर सोनू गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स चार्ज, उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स चार्ज। और मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर अमेज़न गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, मान लो अगर इसमें अमेज़न का नाम भी होता और अगर अमेज़न गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता, ये बता दो अगर अमेज़न गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा उसको क्या बोलेंगे? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी। मेरी फैमिली का हर बच्चा आंसर दे सर, अगर अमेज़न गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, हाँ जी, अगर अमेज़न गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज बोलोगे, रिवर्स चार्ज बोलोगे, या कुछ और नाम दोगे? क्या नाम दोगे जी, फटाफट से बोलो जी। बच्चा कह रहा है ईसीओ, ईसीओ, ईसीओ। नालायक, अमेज़न तो ईसीओ है, अमेज़न ईसीओ है। मेरे को ये बताओ सर, अगर अमेज़न गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा उसको किस नाम से कहोगे? फॉरवर्ड चार्ज के नाम से कहोगे, रिवर्स चार्ज के नाम से कहोगे, या किसी और नाम से बुलाओगे? जल्दी बोलो मुझे फटाफट से। ऐसे नालायक बच्चे हैं, मेरे क्वेश्चन सुन नहीं रहे, बस ईसीओ लिखते जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर वीजी पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज है, सोनू पे करेगा रिवर्स चार्ज है, और अगर अमेज़न पे करेगा मतलब ईसीओ पे करेगा उसको आप क्या बोलोगे? फॉरवर्ड चार्ज बोलोगे, रिवर्स चार्ज बोलोगे, या कुछ और नाम से बुलाओगे? ये सब नालायक बच्चे हैं, इनके कान पकड़ने वाले हो रखे हैं, इनके कान पकड़ने वाले हो रखे हैं। जो ये कह रहे हैं ना रिवर्स चार्ज, वो गलत कह रहे हैं सर। इधर सुना ध्यान से, इधर सुना ध्यान से सर। रिवर्स चार्ज का मतलब ही होता है जिस केस में रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, गलती से भी ईसीओ वाले केस को रिवर्स चार्ज मत बोल देना, गलती से भी भूल के भी ये गलती मत कर देना कि ईसीओ वाले केस को फॉरवर्ड चार्ज बोलो, रिवर्स चार्ज बोलो। इसको जीएसटी में नाम देते हैं स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी, मतलब जिसमें ना तो सप्लायर जीएसटी पे करेगा और ना ही रिसीवर जीएसटी पे करेगा, एक थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगी, उसको बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जी स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड चार्ज के प्रोविजन आपके सेक्शन 9(1) में कवर होते हैं, रिवर्स चार्ज के प्रोविजन 9(3) और 9(4) में कवर होते हैं, और स्पेशल प्रोविजन जो हैं वो आपके 9(5) में कवर होते हैं। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा पहले बेस क्लियर करो कि फॉरवर्ड चार्ज कहां पे कवर होगा, रिवर्स चार्ज कहां पे कवर होगा, और स्पेशल प्रोविजन कहां पे कवर होंगे। बस ये बात ध्यान दो।
तो आज हम जो चैप्टर की रिवीजन करने जा रहे हैं, जब हम 9.1 की बातें करेंगे सारी बातें फॉरवर्ड चार्ज की होंगी, 9.3 9.4 की बातें करेंगे सारी बातें रिवर्स चार्ज की होंगी, जब मैं बातें 9.5 की करूंगा दैट इज स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, इधर सुनना। क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा रही अप्रोक्सीमेट इस टाइम 1175 बच्चे सामने बैठे हैं, अप्रोक्सीमेट ये मान लो 1200 बच्चा मेरी फैमिली का सामने बैठा है। अब अगर मेरी फैमिली के 1200 बच्चे सामने बैठे हैं, मेरा 1200 के 1200 बच्चों से ही क्वेश्चन है, मेरा 1200 के 1200 बच्चों से ही क्वेश्चन है, क्या क्लास में सिंगल बच्चा भी ये बता सकता है कि आज जीएसटी में कितनी सर्विस और कितने गुड्स टैक्सेबल होते हैं? मुझे बस ये बता दो, आज जीएसटी में कितनी सर्विस और कितने गुड्स टैक्सेबल होते हैं, एक बार बताना जी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। आज जीएसटी में कितनी गुड्स और कितनी सर्विस टैक्सेबल होते हैं जी? जल्दी बोलो फटाफट से मेरे बच्चे। आज जीएसटी में कितने गुड्स और कितनी सर्विस टैक्सेबल होते हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरा इतना इतना मन कर रहा है ना, आपको इतना मन कर रहा है ना, प्यार करने का नहीं करना नालायकों, प्यार करने का नहीं करना, गुस्सा करने का आज मेरे को आपको, मतलब हद हो गई। बच्चा कह रहा है सर जीएसटी में 13 सर्विस टैक्सेबल होती हैं और 5 गुड्स टैक्सेबल होते हैं। यार थोड़ा तो दिमाग लगा लेते। मैंने कहा भी था सुबह उठ के 7 बादाम खाने हैं, 1 पैकेट चमनप्राश का भी मंगा लो साथ में। कई बच्चे कह रहे हैं 20 सर्विस टैक्सेबल है, कई बच्चे कह रहे हैं 15 सर्विस टैक्सेबल है, कई बच्चे पता नहीं कहां से लेकर आ गए। सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि लो बनाने वाला भी ना, लो बनाने वाला भी सर आपको देख के हैरान हो रहा होगा आज, और कोई बड़ी बात नहीं, बेहोश ही ना हो गया हो। मतलब अगर वो आपके इस टाइम मैसेज पढ़ लेगा ना, सही बता रहा हूं सर, बेहोश हो जाएगा। और मुझे भी थोड़ा बहुत टैक्स आता है, आप तो मुझे भुलवा दोगे सर, मुझे थोड़ा बहुत टैक्स आता है, आपके मैसेज देख के मैं सारा भूल जाऊंगा। मतलब कमाल कर दिया लो लिखने वाले ने। बच्चा कह रहा है सर 13 सर्विस टैक्सेबल है, 5 गुड्स, पता नहीं कहां से लेकर आ गए। मैंने कब क्लास में ऐसा बताया? सर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आपने क्वेश्चन सुना नहीं है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि जीएसटी में कितनी सर्विस और कितने गुड्स टैक्सेबल हैं। आपको यह कहना चाहिए था सर इनडिटर्मिनेट। मतलब इनडिटर्मिनेट मींस क्या होता है? इनफिनिटी। सर आपको नहीं पता जीएसटी में कितने गुड्स टैक्सेबल हैं, कितनी सर्विस टैक्सेबल हैं। हजारों सर्विस टैक्सेबल है, सैकड़ों सर्विस टैक्सेबल है और सैकड़ों गुड्स टैक्सेबल है। आप कह रहे हो 13 सर्विस और 13 ही, हद हो गई बिल्कुल ही। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं से, सारे क्वेश्चन का मजा ही खराब कर दिया। जो मुझे आंसर चाहिए था, बच्चा कह रहा सर आपको आंसर ये चाहिए था, हम आपको आंसर ये देंगे, अब बताओ क्या चाहते हो। मैंने पूछा कितने गुड्स टैक्सेबल हैं, कितनी सर्विस हैं, बच्चा नंबर लिख रहा है। आपको आंसर ये करना चाहिए सर कितने गुड्स टैक्सेबल हैं, कितनी सर्विस टैक्सेबल हैं, वो मुझे नहीं पता। मतलब ये बात तो क्लियर है कि जीएसटी में काफी सारे गुड्स टैक्सेबल हैं और काफी सारी सर्विस टैक्सेबल हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब ध्यान सुना, कहना क्या चाह रहा हूं। मान लो जीएसटी में काफी सारे गुड्स टैक्सेबल हैं और मान लो जीएसटी में काफी सारी सर्विस टैक्सेबल हैं। ये बात तो क्लियर हो गया। अब ये बात तो क्लियर हो गया कि जीएसटी में जो भी गुड्स टैक्सेबल होंगे, जो भी सर्विस टैक्सेबल होंगी, ऑब्वियस सी बात है उस पे हमें जीएसटी देना पड़ेगा। ये बात पे क्लियर हो गया जी भाई, ये बात भी क्लियर हो गया भाई, जो भी गुड्स टैक्सेबल होंगे, जो सर्विस टैक्सेबल होंगी, उस पे हमें जीएसटी देना पड़ेगा। ये बात भी क्लियर हो गया। अब जिस पे हमें जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी कौन देगा? या तो पे करेगा सप्लायर या पे करेगा रिसीवर। दो ही तो लोग पे करेंगे। एक बार थर्ड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट साइड में हटा दो, हटा दो। इतना समझो कि जो भी गुड सर्विस टैक्सेबल होंगे, या तो सप्लायर जीएसटी पे करेगा या वो रिसीवर जीएसटी पे करेगा। और अगर सप्लायर जीएसटी पे करेगा उसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड चार्ज। रिसीवर पे करेगा उसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज। अब सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि अगर सप्लायर पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज होगा और रिसीवर पे करेगा रिवर्स चार्ज होगा, आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि आज जीएसटी में, हेलो मेरी तरफ देखो जी, सामने देखो, सामने चैट बॉक्स में नहीं, चैट बॉक्स हाथ हटाओ नालायक मैसेज टाइप करने से। मेरी तरफ देखो, आज जीएसटी में 22 सर्विस ऐसी हैं और 8 गुड्स ऐसे हैं जहां पे रिवर्स चार्ज है। प्लीज ध्यान सुना जी, बहुत ध्यान सुना। आज जीएसटी में 22 सर्विस ऐसी हैं और 8 गुड्स ऐसे हैं जहां पे रिवर्स चार्ज है। अब जब मुझे यह पता है कि 22 सर्विस ऐसी हैं और 8 गुड्स ऐसे हैं जहां पे रिवर्स चार्ज है, मतलब कहना पता क्या चाह रहा हूं, इन 30 काम को छोड़ के जो भी केस होंगे वो सारे ऑलमोस्ट आपके फॉरवर्ड चार्ज में कवर होंगे। सर प्लीज ध्यान सुना, मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है।
मैंने बहुत ही बड़ी बात बोल दी है, समझने वाला बच्चा इस चीज को अप्रिशिएट करेगा। मैंने क्या बात बोली है? मैंने क्या बोला? आज जीएसटी में 22 सर्विस ऐसी हैं और 8 गुड्स ऐसे हैं जो रिवर्स चार्ज में कवर हैं। इन 30 आइटम को छोड़ के आप जिसकी भी सप्लाई करोगे ना, हर केस में फॉरवर्ड चार्ज है। अपने आप बोल दो जी, अपने आप बोल दो। टोटल मिला के 30 काम है, टोटल मिला के 30 काम है। इन 30 काम को छोड़ के जो भी काम करोगे हर काम में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बट अगर मेरा काम इन 30 काम में कहीं पर भी कवर हो गया, उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अब पूरी क्लास मुझे ये बता दे जी, आज मैं देखता हूं कितने बच्चे मेरी फैमिली के इंटेलिजेंट हैं जी। आज सर दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा जी। आज मैं चेक करने जा रहा हूं कितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, मुझे सही आंसर दे पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे सही आंसर दोगे। इतना बताओ जी। अब मुझे ये पता है कि 30 केस में लगेगा आरसीएम, 30 केस में लगेगा आरसीएम और बाकी सब केस में लगेगा फॉरवर्ड चार्ज। ये बात क्लियर है जी? 30 केस में लगेगा आरसीएम, बाकी सब केस में क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। इतना बता दो मैं आपको क्या पढ़ाऊं जी? जल्दी बोल दो। मैं आपको रिवर्स चार्ज पढ़ाऊं या मैं आपको फॉरवर्ड चार्ज पढ़ाऊं? मतलब दोनों में से कौन सा हम पढ़ें कि दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा? मेरी फैमिली बस ये बोल दे कि दोनों में से हम क्या पढ़ें कि दूसरा अपने आप समझ में आ जाए। जल्दी बताओ जी, दोनों में से हम क्या पढ़ें कि दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाए? बच्चा कह रहा है सर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज। एक बच्चा कह रहा है फॉरवर्ड चार्ज। ये फॉरवर्ड चार्ज वाला जो बच्चा है ना, ये फॉरवर्ड चार्ज वाला एक तो होता है नालायक, एक होता है ऊपर वाला नालायक, एक होता है सबसे ऊपर नालायक। ये उस नालायक से भी ऊपर बैठा है। मतलब बच्चा कह रहा है सर पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड चार्ज। एक बात बताओ, फॉरवर्ड चार्ज क्यों पढ़ोगे? सर मैंने क्या बोला? 30 चीजों को छोड़कर हर केस में फॉरवर्ड चार्ज है। तो मेरे बच्चे पहले वो 30 चीजों के अगर नाम याद कर लोगे तो बाकी तो हर केस में फॉरवर्ड चार्ज ही है। फिर तो हर केस में फॉरवर्ड चार्ज है ना। बस अगर हमें 30 केस याद हो गए, हमें याद क्या करने हैं? 30 केस करने हैं जी। हमें याद करने क्या है सर? 30 केस याद करने हैं। और अगर ये 30 केस याद हो गए, इन 30 केस को छोड़ के बाकी हर केस में फॉरवर्ड चार्ज होगा, रिवर्स चार्ज इन 30 केस में। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो मेरे बच्चे फॉरवर्ड चार्ज हम करेंगे ही क्यों? हम फॉरवर्ड चार्ज करेंगे ही क्यों? ऑब्वियस सी बात है, हम रिवर्स चार्ज करेंगे। अगर रिवर्स चार्ज वाले हमें केस समझ में आ गए तो बाकी सब केस में क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज होगा। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है? लो जी, अब मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अब प्लीज यार बातचीत नहीं। अब मैं आ रहा हूं जी। अब हम फाइनली रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इधर देखो ध्यान से। ये आपके सामने चार्जिंग सेक्शन है जी, ये आपके सामने चार्जिंग सेक्शन है। अब देखो सेक्शन नंबर 9 हमारा सीजीएसटी का ये चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन नंबर 5 आईजीएसटी का ये भी चार्जिंग सेक्शन है। और सेक्शन नंबर 7 यूटीजीएसटी का ये भी चार्जिंग सेक्शन है। और इन तीनों में प्रोविजन बिल्कुल सेम है जी। इन तीनों में प्रोविजन बिल्कुल सेम है। हम सेक्शन 9 करेंगे। अगर 9 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 और 7 हमारे कवर हो जाएंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी। बस ये बात ध्यान दो। 9 सीजीएसटी का है, 5 किसका है? आईजीएसटी का, 7 किसका है? यूटीजीएसटी का। ये तीनों के प्रोविजन बिल्कुल सेम है। अगर आपने सीजीएसटी कर लिया तो ऑटोमेटिकली आईजीएसटी हो गया, ऑटोमेटिकली यूटीजी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा और आईजीएसटी में सेम लैंग्वेज होगी, वहां पे इंटर स्टेट सप्लाई होगा। बाकी सारी बातें सेम होंगी। लो जी, इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब यहां पे जी 9(1) इधर सुना ध्यान से। अब सेक्शन 9 के ना, सेक्शन 9 के 5 सब सेक्शन है। एक तो 9(1) है, 9(2) है, 9(3) है, 9(4) है और एक 9(5) है। 9(1) तो बिल्कुल जर्नल है जी। 9(1) तो बिल्कुल जर्नल है। 9(1) बिल्कुल जर्नल है। वो ये बात कहता है कि जीएसटी कब लगेगा, किस इवेंट पे लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा, रेट क्या होंगे, किस गुड्स पे नहीं लगेगा, कलेक्शन क्या होंगे। ये सारी बातें 9(1) में है। 9(2) बताएगा कि पेट्रोल पे जीएसटी लगना कब से स्टार्ट होगा। वो सारी बातें 9(2) में है। 9(3), 9(4) रिवर्स चार्ज के होंगे और 9(5) जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। वो सारी बातें 9(5) में कवर होंगी। अब एक बार चेक करना 9(1) में क्या लिखा हुआ जी। 9(1) में क्या लिखा हुआ है? 9(1) ये बात कहता है कि अगर आपको जीएसटी लगाना है तो आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए जी? सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई किसकी होनी चाहिए? गुड्स और सर्विस की होनी चाहिए। गुड्स और सर्विस में मनी कवर ना हो, सिक्योरिटी कवर ना हो, इलेक्ट्रिसिटी कवर ना हो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये कवर ना हो, क्योंकि इन सब पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। आप सब जानते हो जी, मनी और सिक्योरिटी गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एग्जम्पशन में कवर है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है उस पर वैसे ही जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है।
तो 9(1) ये बात कहता है कि जीएसटी एप्लीकेबल होगा गुड्स पे, सर्विस पे, बट गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे कवर होगा, और सप्लाई में ये चीजें कवर ना हो, इन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर तुम्हें जीएसटी लगाना है उसकी वैल्यू सेक्शन 15 में कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन 15 हम कर चुके हैं, नहीं 15 में वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार मुझे फटाफट से बोल दो जी, आपको मैंने पहले भी कहा था जीएसटी में आपके 4 रेट एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से? 5%, 12%, 18%, 28%, बट गवर्नमेंट कह रही है सीजीएसटी में आपका मैक्सिमम रेट जो एप्लीकेबल होगा ना वो 20% सीजीएसटी होगा, 20% एसडीएसटी होगा, टोटल 40% आईजीएसटी होगा। बस ये बात ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, एक बार चेक करो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है जी। लो जी, अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने क्या लिखा है। गवर्नमेंट कह रही है टैक्स के रेट जो हैं वो 20% सीजीएसटी होगा, 20% एसजीएसटी, टोटल 40% तक जाएगा। कलेक्शन कैसे करेंगे? रूल्स में लिखा होगा। टैक्स कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टैक्स शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। अब टैक्सेबल पर्सन किसे कहते हैं ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। बस मुझे ये बता दो, क्या 9(1) ये कह रहा है कि 20% से ही सीजीएसटी लगेगा? मेरी फैमिली का हर बच्चा चैट बॉक्स में लिख के बताएगा जी, क्या 9(1) ये कह रहा है कि 20% से सीजीएसटी लगेगा या 20% आपका हाईएस्ट रेट है? सर मुझे ये सोच के बताओ जी, क्या 9(1) ये बात कह रहा है जी? क्या 9(1) ये बात कह रहा है कि 20% से ही जीएसटी लगेगा या 20% हाईएस्ट रेट है? सर 20% हाईएस्ट रेट है, मतलब मैक्सिमम 20% लगेगा, और सेम सीजीएसटी 20%, एसजीएसटी 20, टोटल होगा आईजीएसटी। और आप सब जानते हो अभी इंडिया में हाईएस्ट रेट जो है वो 28% चल रहा है जी। अभी 28% है, मतलब 28% वाला 40% तक जा सकता है। 28% वाला 40% तक जा सकता है। अभी क्या चल रहा है? 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी, टोटल कितना हो गया? 28। गवर्नमेंट कह रही इस 28% वाले को हम 40% तक कर सकते हैं, ये जो भी आपका रेट चल रहा है जी। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि सीजीएसटी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना रेट हो सकता है, तो आंसर क्या दे के आओगे? 20%। अगर वो ये बोलेंगे कि सीजीएसटी अभी कितना चल रहा है? 14%, तो अगर वो अभी की बात करेंगे आंसर 14 बनेगा। अगर वो मैक्सिमम रेट की बात करेंगे आंसर 20% बनेगा। बस ये बात ध्यान दो, ये बातें आपकी 9(1) में लिखी हैं जी। ये बात क्लियर है जी? लो जी, 9(1) हमारा क्लियर हो गया। अब 9(1) के बाद जी आपका 9(2) कहता है कि पेट्रोल पे जीएसटी। आपने बोल दो जी, ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेट्रोल पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल होगा, बाद में एप्लीकेबल होगा जी। जल्दी बोलो, पेट्रोल पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल होगा, बाद में एप्लीकेबल होगा? बाद में कब एप्लीकेबल होगा? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तब से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मैंने पहले भी कहा था लीकर पे जीएसटी अभी नहीं है, कभी नहीं है। लीकर पे जीएसटी अभी नहीं है, कभी नहीं है। पेट्रोल पे जीएसटी अभी नहीं है, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब से पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा। ये बातें आपके 9(2) में लिखी हैं। देखो जी 9(2) में क्या लिखा है? 9(2) ये बात कहना चाह रहा है कि ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं, इस पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तब से पेट्रोल पे जीएसटी लगना स्टार्ट होगा। देखो ये बातें आपकी 9(2) में लिखी हैं। ये बातें हमारी क्लियर हो गई जी। ठीक है, अब सुनना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी, अब प्लीज ध्यान सुनना। 9(1) हमारा ये कंप्लीट हो गया। 9(2) हमारा ये कंप्लीट हो गया जी। 9(1) कंप्लीट हो गया, 9(2) कंप्लीट हो गया। अब जो मेन है ना, एक तो है 9(3) और एक आपका 9(4) है जी। बच्चा कह रहा है बफरिंग हो रही है सर, बफरिंग हो रही है, बफर हो रही है। अच्छा, नेट में इशू आ गया क्या? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, थोड़ा सा तो रुको। और नालायक को थोड़ा सा तो रुको यार, अब 1 मिनट रुक जाओ। बच्चा कह रहा है सर बफर हो रहा है बहुत, नाउ एवरीथिंग इज ओके। मुझे लग रहा है नेट में इशू चल रहा है जी। नेट में दिक्कत तो नहीं आ रही? यार बट यहाँ पे तो मेरे को बफर दिखा नहीं रहा कुछ भी। एक बार बताओ अब ओके है जी? एक बार बताना अब सही चल रहा है? बच्चा कह रहा है परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। चलो इधर सुना, ध्यान से इधर सुना। अब प्लीज यार बातचीत नहीं। मैंने लास्ट लाइन ये बोली है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं जी। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं। मैंने अभी तक ये बोला है कि 9(1) एक तो हमारा 9(1) कंप्लीट हो गया जी, एक तो हमारा 9(1) कंप्लीट हो गया।
9(1) में सिंपल पता है। 9(2) में क्या लिखा है कि पेट्रोल पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी पेट्रोल पे जीएसटी तब लगेगा, वो बातें 9(2) में लिखी है। अब जो हमें मेन स्टार्ट करना है ना, मेन स्टार्ट करना है वो हमें करना है 9(3) और 9(4), ये हमें स्टार्ट करना है। ये दोनों रिवर्स चार्ज के हैं और 9(4) से भी जाता, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना वो 9(3) के रिवर्स चार्ज का बनेगा। अब 9(3) में प्लीज ध्यान सुना, 9(3) कहना क्या चाहता है। अब 9(3) ये बात कहते रही, 9(3) आपके सामने है जी, इधर देखो ध्यान से। अब ये आपके सामने 9(3) है। मेरी फैमिली का ना हर बच्चा अब 9(3) को बहुत ध्यान से देखेगा जी। 9(3) ये बात कहना चाहता है कि अगर कोई सप्लायर किसी रिसीवर को स्पेसिफाइड गुड्स या स्पेसिफाइड सर्विस की सप्लाई करेगा ना, उस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा। मैं दोबारा बोलूंगा जी, 9(3) ये बात कहना चाहता है कि अगर कोई सप्लायर किसी रिसीवर को स्पेसिफाइड गुड्स या स्पेसिफाइड सर्विस की सप्लाई करेगा, उस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा। अब बस हमें अगर यह पता लग जाए कि ऐसे कौन से गुड्स हैं और ऐसी कौन सी सर्विस है जहां पे रिवर्स चार्ज होगा, उनको छोड़ के हर केस में फॉरवर्ड चार्ज होगा। अगर मुझे यह पता लग जाए कि ऐसे कौन से गुड्स नोटिफाइड हैं और ऐसी कौन सी सर्विस नोटिफाइड है जहां पे रिवर्स चार्ज है, अगर यह पता लग जाए, उनको छोड़ के हर केस में क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज होगा। तो अब मैं आपको वो लिस्ट दिखाने जा रहा हूं, 8 गुड्स कौन से हैं और 22 सर्विस कौन सी हैं। अब मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, इधर सुना ध्यान से। अब ये आपके सामने यहां पे ना, ये देखो जी, इधर देखो, ये आपके सामने ये 8 तो गुड्स हैं जी, ये 8 तो गुड्स हैं और ये 22 आपकी सर्विस हैं। ये देखो जी, ये 8 तो गुड्स हैं और ये 22 आपकी सर्विस है। इन 22 सर्विस को और 8 गुड्स को अगर आपको याद हो गया, ये लगा लो सारे रिवर्स चार्ज वाले पॉइंट क्लियर हो गए। बट हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे सर, ये तो हम पढ़ेंगे बाद में, मतलब ये तो हम पढ़ेंगे बाद में। इसकी लिस्ट हमें याद करनी है, ये जो मैंने नोटिंग की है ये लिस्ट याद करने की है जी। बच्चा कह रहा है सर बफरिंग हो रही है, आज की क्लास में क्या दिक्कत आ रही है, नेट में दिक्कत आ रही है। फिर अब सही चल रहा है नहीं चल रहा मेरे को ये बताओ यार, सही चल रहा है या नहीं चल रहा मेरे को ये बताओ, ऐसा तो फिर सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। रिवर्स चार्ज की क्लास है, बड़ी दिक्कत आ रहेगी जी। विजय कह रहा है सर सही चल रहा है, अब कोई बफर नहीं है। चलो इधर देखो ध्यान से जी, इधर सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार चेक करो जी, यहाँ पे एक बार चेक करो। अब ये हमारे 22 काम सर्विस के हैं जी और 8 काम गुड्स वाले हैं। इन 8 गुड्स में रिवर्स चार्ज है और ये 22 सर्विस पर रिवर्स चार्ज है। अब ध्यान सुनना जी, ये जो टोटल मिला के 30 काम है ना, इसको मैं ऐसे नहीं करना, इसको मैं ऐसे नहीं करना, इसको याद करेंगे बाद में। बट अभी हमें समझना है कि कौन कौन से केस में रिवर्स चार्ज है, ये बात ध्यान देना। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, 1 बाय 1 आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से गुड्स पे रिवर्स चार्ज है। सबसे पहले चेक करो जी, पहले गुड्स नंबर 1 चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। गुड्स नंबर 1 चेक करो जी, यहाँ पे देखो जी। सबसे पहला गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट ने अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कैश्यू नट्स की सप्लाई की है, नोट शेल्ड और नोट पिल्ड, उस केस में रिवर्स चार्ज है। मतलब सबसे पहला कौन सा गुड्स है जी, कैश्यू नट्स। और नोट शेल्ड और नोट पिल्ड का मतलब क्या होता है, वैसे कैश्यू नट्स क्या होते हैं, आपके काजू होते हैं सर। अगर मे बी अगर आपको बताओ कैश्यू नट्स का मतलब क्या होता है, आपके काजू होते हैं। अब काजू गवर्नमेंट कह रही है नोट शेल्ड और नोट पिल्ड। नोट शेल्ड और नोट पिल्ड का मतलब क्या होता है, जो काजू का ऊपर नॉर्मल कवर होता है ना, जिसको मैं नॉर्मल बोलता हूं रो काजू। रो काजू का मतलब क्या है, जिसमें से आपके एक्चुअल वाइट वाले काजू निकलते हैं। आपने अगर कभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हो नोट शेल्ड और नोट पिल्ड ना, जैसे अखरोट होता है ना, जैसे अखरोट होता है, अखरोट की तरह ही काजू होते हैं। उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, उस कवर को आप ओपन करते हो, फिर बीच में व्हाइट वाले काजू निकलते हैं। तो गवर्नमेंट व्हाइट वाले काजू की बात नहीं करी, मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, गवर्नमेंट व्हाइट वाले काजू की बात नहीं करी, गवर्नमेंट कह रही है कैश्यू नट्स नोट शेल्ड और नोट पिल्ड। तो पहली बात तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, कैश्यू नट्स नोट शेल्ड और नोट पिल्ड की सप्लाई करेंगे, उस केस में गवर्नमेंट क्या कहना चाहिए जी, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला गवर्नमेंट कह रही है एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो सप्लाई करेगा बीड़ी रैपर की। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, यहां पे बीड़ी लिखा है या बीड़ी रैपर लिखा है, एक बार देख के बताओ जी। यहां पे बीड़ी लिखा है या बीड़ी रैपर लिखा है, सर बीड़ी रैपर लिखा है। बीड़ी की सप्लाई पर रिवर्स चार्ज नहीं है,
मैं दोबारा बोल रहा हूं, बीडी की सप्लाई पर रिवर्स चार्ज नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है बीडी रैपर जो होगा ना उसकी सप्लाई पर रिवर्स चार्ज होगा। आपने शायद कभी देखा हो गोल्डन गोल्डन कलर का जो पत्ता होता है ना, आपने अगर कभी देखा हो गोल्डन गोल्डन कलर का जो पत्ता होता है, आपने कभी देखा होगा, उस गोल्डन कलर के पत्ते की बीड़ी बनती है। तो गवर्नमेंट कह रही है जो बीड़ी का पत्ता है जिससे बीड़ी बनती है उसकी सप्लाई पर रिवर्स चार्ज है, बस ये बात ध्यान देना। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, गवर्नमेंट बीड़ी पर नहीं कह रही। हेलो, इधर देखो ध्यान से नालायक को, आपने तो कभी देखा होगा बीड़ी। बच्चा कह रहा है सर हमें क्यों कह रहे हो, हम कौन सा बीड़ी पीते हैं। आपने बीड़ी पीते हो तो देखा होगा ना, तो जो बीड़ी पीते हैं ना ऐसे करके जो बीड़ी पीते हैं, तो गवर्नमेंट कह रही उस बीड़ी की सप्लाई पर रिवर्स चार्ज दी है। जो आपके बीड़ी रैपर होंगे, बीड़ी रैपर की सप्लाई पर रिवर्स चार्ज होगा, बस ये बात ध्यान दो। तो पहला किस पे रिवर्स चार्ज है जी, कैश्यू नट्स पे है। दूसरा किस पे है जी, बीड़ी रैपर पे है। तीसरा गवर्नमेंट कह रही है टबैको लीव्स। हनी टबैको लीव्स, ध्यान सुना, टबैको पे रिवर्स चार्ज नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, टबैको पे रिवर्स चार्ज नहीं है। टबैको लीव्स मतलब जिससे टबैको बनता है जी, जिससे टबैको बनेगा उस पर रिवर्स चार्ज होगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ये बात क्लियर है जी। टबैको लीव्स क्या होती हैं, जिससे टबैको निकलता है, जिससे टबैको बनेगा। टबैको लीव्स की अगर सप्लाई करोगे उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। तो मुझे फटाफट से बोल दो जी, 3 केस कौन कौन से हो गए जी, 3 केस कौन कौन से हो गए। पहला कौन सा हो गया जी, जल्दी बोलो जी, पहला कौन सा निकल के आ गया, कैश्यू नट्स वाला। दूसरा क्या आ गया, बीडी रैपर आ गया। तीसरा कौन सा आ गया, टबैको लीव्स आ गया। इन तीनों पर क्या लग गया जी, रिवर्स चार्ज हो गया। अगला फिर गवर्नमेंट करिए सिल्क यार्न। सिल्क यार्न जी, सिल्क यार्न पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। देखो अगर एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न, अगर उसकी सप्लाई करोगे उस केस में क्या लग जाएगा जी, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। उसके बाद देखो जी रो कॉटन। रो कॉटन क्या, रो कॉटन, सर कॉटन नहीं कह रही गवर्नमेंट, मैं दोबारा बोल रहा हूं कॉटन नहीं कह रही, फिर सुन लो ध्यान से, कॉटन नहीं कह रही। एक कॉटन होती है व्हाइट व्हाइट कलर की जो रुई होती है ना, तो गवर्नमेंट कह रही उस रुई पे रिवर्स चार्ज नहीं है। रो कॉटन मींस जिससे रुई निकलती है उस पे रिवर्स चार्ज है। तो रो कॉटन की अगर सप्लाई करोगे उस केस में क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज। तो यहां पे क्या निकल जाएगा, रिवर्स चार्ज। उसके बाद एक और सप्लाई ऑफ लॉटरी, अगर लॉटरी की सप्लाई की होगी जी, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉटरी की सप्लाई की है लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उस केस में लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी पे करेंगे, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी पे नहीं करेगी, बस ये बात ध्यान दो जी। तो अभी तक मैंने क्या बोल दिया जी, एक तो कैश्यू नट्स पे रिवर्स चार्ज है, बीडी रैपर पे रिवर्स चार्ज है, टबैको लीव्स पे रिवर्स चार्ज है, सिल्क यार्न पे रिवर्स चार्ज है, रो कॉटन पे रिवर्स चार्ज है, सप्लाई ऑफ लॉटरी पे रिवर्स चार्ज है। उसके बाद देखो जी गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है, यहां पे गवर्नमेंट कह रही है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर ये सप्लाई कर रहे हैं यूज्ड व्हीकल, सीज्ड कॉन्फिस्केटेड गुड्स और ओल्ड यूज गुड्स, अगर सप्लाई करेंगे एनी रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में क्या होगा, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा अब सुना ध्यान से रही, हर बच्चा मुझे चैट बॉक्स में बताइए जी, हर बच्चा मुझे चैट बॉक्स में बताए, आपने कभी सुना है गवर्नमेंट काफी सारी एसेट्स के ऑक्शन लगाती है? एक बार यस या नो में आंसर देना जी, एक बार यस या नो में आंसर दो। आपने अगर कभी सुना हो गवर्नमेंट काफी सारी प्रॉपर्टी के ऑक्शन लगाती है, जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सीज कर लेती है गवर्नमेंट बाद में उसके ऑक्शन लगाती है, यस या नो, यस या नो, यस सबने सुना है सर, ऑलमोस्ट आपने सुना होगा कि बहुत बार गवर्नमेंट क्या लगाती है, ऑक्शन लगाती है। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि उस ऑक्शन में जब भी सामान की सप्लाई होगी, जब भी सामान बिकेगा, तो हम जीएसटी पे नहीं करेंगे, जिसको हम सामान की सप्लाई करेंगे वो हमारे बिहाफ पे जीएसटी पे करेगा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ठीक है, तो 7 गुड्स में गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, यूज्ड व्हीकल हो गया, सीज, जैसे मान लो पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी पकड़ ली, चोरी की गाड़ी थी, गाड़ी पुलिस वाले ने पकड़ ली। अब जो गाड़ी पुलिस वाले ने पकड़ी, अगर कोई लेने नहीं आया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बाद में ऑक्शन लगा देगी। उस ऑक्शन में जब भी वो सप्लाई करेगी तो गवर्नमेंट करिए वहां पे गवर्नमेंट जीएसटी पे नहीं करेगी, जो रिसीवर होगा वो जीएसटी पे करेगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में फिर एक पॉइंट हमारा हो रहा है, अगर एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन जी सप्लाई कर रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं, आपको मैंने क्लास में समझाया भी था कि आर टारगेट मिलते हैं हर बैंक वालों को कि आपको इतने लोन पूरे करने हैं, इतने टारगेट पूरे करने हैं। अब कई बार लोन के टारगेट पूरे नहीं होते, उस केस में एक बैंक दूसरे बैंक को नॉर्मली क्या करता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट इशू करता है। तो अगर किसी बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट इशू किया है तो जिसने इशू किया वो जीएसटी पे नहीं करेगा, जो रिसीवर होगा, जिस बैंक को इशू किया होगा वो बैंक यहाँ पे जीएसटी पे करेगा। पॉइंट नंबर 8 ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, तो टोटल मिला के गुड्स में 8 नाम याद होने चाहिए जी, टोटल मिला के गुड्स वाले केस में 8 केस में रिवर्स चार्ज है। अब ये 8 केस कौन कौन से हैं, एक बार फटाफट से बोलना जी, 8 केस कौन कौन से हैं, जल्दी बोलो जी फटाफट से, ये 8 केस कौन कौन से हैं जी। बच्चा कह रहा है बैंकिंग वालों का कुछ होता है जी, 8 केस कौन कौन से, पहले फटाफट से बोलो जी। सबसे पहला केस क्या हो गया जी,
सबसे पहला केस क्या निकल के आ रहा है? पहला केस क्या निकल के आ रहा है? कैश्यू नट्स नोट शेल्ड और नोट पिल्ड। दूसरा केस क्या निकल के आ रहा है? बीडी रैपर निकल के आ रहा है। तीसरा केस क्या निकल के आ रहा है? टबैको लीव्स निकल के आ रहा है। चौथे केस में क्या आ गया? सिल्कियन आ गया, रो कॉटन आ गया, सप्लाई ऑफ लोटरी आ गया, यूज्ड व्हीकल आ गया, और लास्ट में क्या आ गया? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। इन 7 केस में, इन 8 केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। इन 8 गुड्स को छोड़ के हर केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, मेरे हाथ में ये चिप्स का पैकेट है जी, आंसर दो फटाफट से जी। हर बच्चा मुझे आंसर देगा जी। मेरे हाथ में चिप्स का पैकेट है, क्या ये चिप्स का पैकेट इन 8 गुड्स में कहीं पर भी कवर है? फटाफट से बोलो जी, क्या ये चिप्स का पैकेट इन 8 गुड्स में कहीं पर भी कवर है? यार आप आंसर नहीं दे पा रहे। क्या ये चिप्स का पैकेट इन 8 गुड्स में कहीं पर भी कवर है? आंसर इज नो। इस पे क्या लगेगा जी? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ये बात ध्यान दो जी। मतलब ये चिप्स का पैकेट इन 8 गुड्स में कहीं पर भी कवर नहीं होगा, क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अच्छा, ये रिमोट मेरे हाथ में है, क्या ये रिमोट इन 8 गुड्स में कहीं पर भी कवर है? आंसर इज नो। इस केस में क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। क्या ये माउस इन 8 गुड्स में कहीं पर भी कवर है? कहीं कवर नहीं है। इस माउस की सप्लाई पर क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। क्या ये मोबाइल इन 8 गुड्स में कहीं पर भी कवर है? आंसर इज नो। मोबाइल पर भी क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। क्या ये पेन इन 8 गुड्स में कहीं पर भी कवर है? आंसर इज नो। इस पे क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं, इन 8 गुड्स के छोड़ के कोई भी गुड्स की सप्लाई करोगे हर केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं होगी। तो जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया सर, हाँ जी, क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या बोलती पब्लिक जी? पब्लिक क्या बोलती? इन 8 गुड्स में रिवर्स चार्ज लगेगा, इन 8 को छोड़ के, और किसी भी केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो। अच्छा इधर सुनना ध्यान से, इधर सुनना। अब यहां पे ना बार बार एक वर्ड आ रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट। ये वर्ड बार बार आ रहा है। अब इस एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या है? एक बार उसकी डेफिनेशन देखो जी। एक बार डेफिनेशन क्या है जी? एग्रीकल्चरिस्ट गवर्नमेंट कह रही है, सेक्शन 27 में डिफाइन है जी। एग्रीकल्चरिस्ट मींस इंडिविजुअल और एचयूएफ। एग्रीकल्चरिस्ट पहली बात तो कौन कवर होंगे? ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ। इट मींस कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई कोई कवर नहीं होगा जी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, एग्रीकल्चरिस्ट मींस इंडिविजुअल एचयूएफ हु अंडरटेक कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ओन लेबर, by the labor of family, by the servant on the wages payable in cash or kind, by the hired labor under the personal supervision of any family member। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि एग्रीकल्चरिस्ट में इंडिविजुअल एचयूएफ कवर होंगे, और वो तब कवर होंगे अगर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी कौन कर रहा है? या तो वो खुद कर रहे हैं, या उनकी फैमिली कर रही है, या कोई दूसरी लेबर कर रही है। किसकी सुपरविजन में? उनकी या उनकी फैमिली की सुपरविजन में कर रही है, फिर एग्रीकल्चरिस्ट में कवर होंगे, नहीं तो एग्रीकल्चरिस्ट में कवर नहीं होंगे। तो सर ये बात बस ध्यान देना जी, सिंपल सी ये बात ध्यान देना। एग्जाम में कई बार एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में से क्वेश्चन बना है, बच्चा गलती करके आता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई भी पर्सन होगा उसको एग्रीकल्चरिस्ट में मत कवर करना, एग्जाम में क्वेश्चन गलत बन जाएगा जी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के, हाँ जी, इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के कोई भी केस कवर होगा, कोई भी केस कवर होगा वो एग्रीकल्चरिस्ट में कवर नहीं होगा, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ ही कवर होंगे। ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, तो फाइनली अब जाके जी गुड्स वाले 8 काम तो हो चुके हैं। अब आ जाओ जी, सबसे मेन मैटर जो हमारा यहाँ पे है जी, सर्विस वाले केस में क्या है। अब ये सर्विस आपके सामने है जी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखना। बच्चा कह रहा है सर अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, अनिल मेरी बात सुनो जी, पहले मेरी बात सुनो जी, इधर सुना ध्यान से। अनिल का ना एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया जी, अनिल का एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया। कह रहा है सर अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा उस केस में क्या होगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं सर, जो भी पर्सन रिवर्स चार्ज में कवर होते हैं जी, जो भी पर्सन रिवर्स चार्ज में कवर होते हैं वो सेक्शन 24 में कवर होते हैं, और सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अगर किसी बच्चे को शायद पता हो सर, जो पर्सन रिवर्स चार्ज में कवर होते हैं वो सेक्शन 24 में कवर होते हैं, और सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। इट मींस अगर मेरा केस रिवर्स चार्ज में है, अगर रिसीवर बिजनेस कैरी कर रहा है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो 24 में कवर होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा, उसे करवाना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा सर आपको शायद ये बात पता होगी। ये बात वैसे हम आगे जाके करेंगे,
आगे रख के रिवीजन करेंगे, बट इतनी बात ध्यान देना कि सेक्शन 24 में कंपलसरी है, अगर आप रिवर्स चार्ज में कवर होते हो तो आपको करवाना ही पड़ेगा, कोई 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। ठीक है जी, लो जी इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार आओ जी, सर्विस में कौन कौन से केस कवर है जी। लो जी फटाफट से बताओ जी, सर्विस में कौन कौन से केस कवर है। पहला केस सर्विस में कौन सा कवर है जी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंपोर्ट की होगी जी, अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंपोर्ट की होगी, उस केस में क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर आप बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट करोगे उस केस में रिसीवर जीएसटी पे करेगा, सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा। पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में क्या लगेगा जी, रिवर्स चार्ज लगेगा। उसके बाद सेकंड गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, सेकंड जीटीए की सर्विस जी। अब यहां पे ना काफी सारे बच्चे जीटीए की सर्विस में काफी बड़ी गलती करते हैं। जब मैं बच्चों को ये बात बोलता हूं कि जीटीए की सर्विस में क्या हर केस में रिवर्स चार्ज है, बच्चा कहता है यस। अब प्लीज ध्यान सुनना जी, पहली बात तो ये समझो कि जीटीए के ना हर केस में रिवर्स चार्ज नहीं है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती हैं उनके पास ना दो ऑप्शन होते हैं जी, प्लीज ध्यान सुना, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो 12% वाला रेट यूज करें या वो 5% वाला रेट यूज करें। प्लीज ध्यान सुना जी, जीटीए के पास दो ऑप्शन होते हैं जी, या तो वो 12% वाला रेट यूज करें या वो 5% वाला रेट यूज करें। अब अगर जीटीए 12% वाला रेट यूज करते हैं तो उस केस में जो भी उन्होंने इनपुट या इनपुट सर्विस ली होती है उनका उन्हें पूरा आईटीसी मिल जाता है। सर सुन लो भी मेरी बातें, जो बड़े चैट बॉक्स में बातें कर रहे हैं ना, यही बच्चे हैं जो रिवर्स चार्ज में गलती करके आएंगे और यही बच्चे डिसलाइक करने वाले भी हैं, क्योंकि ये पढ़ने के लिए नहीं आते सर, ये पढ़ने के लिए नहीं आते। ये क्या करते हैं, यहाँ पे चैट बॉक्स में आके फिजूल की बातें करेंगे, उधर डिसलाइक ठोक देंगे, इधर बातें करेंगे और कुछ काम नहीं करते। यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है सर, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। मुझे डिग्री मिल चुकी है, डिग्री अब आपको मिलनी है, बस ये बात ध्यान देना जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर जीटीए ने 12% वाला रेट यूज किया तो जो भी वो सामान परचेज करेगा ना उस केस में वो आईटीसी क्लेम कर लेगा। और अगर जीटीए 5% वाला रेट यूज करता है उसको कोई भी आईटीसी नहीं मिलता, ये बात ध्यान दो। अब बच्चा कहता है सर ये आप हमें क्यों बताना चाह रहे हो, ये 12% और ये 5%, इसका हम करेंगे क्या। इसका आप ये करोगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि जीटीए की सर्विस है, जीटीए ने 12% वाला ऑप्शन चूज किया है, तो उस केस में फिर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, उस केस में आरसीएम नहीं लगता। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर जीटीए ने 12% वाला रेट यूज किया उस केस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। बट अगर वही जीटीए की सर्विस ने 5% वाला ऑप्शन लिया है तो उस केस में एप्लीकेबल होगा रिवर्स चार्ज। ये बात ध्यान देना चाहिए। तो पहली बात तो ये समझो कि जीटीए वाले हर केस में रिवर्स चार्ज नहीं है। सर एग्जाम में आप गलती कर क्या होगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जीटीए वाले हर केस में रिवर्स चार्ज नहीं है। अगर एग्जामिनर ने यह कह दिया कि 12% वाला रेट है, वो हर चीज का आईटीसी ले रहा है, उस पर जीएसटी कौन पे करेगा, सर सप्लायर पे करेगा, जीटीए पे करेगा। क्योंकि जीटीए कौन है, सप्लायर है, तो जीएसटी कौन पे करेगा, सप्लायर। बट अगर जीटीए ने 5% वाला यूज किया, वो कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं करेगा, तो उस पे जीएसटी जीटीए पे नहीं करेगा, जो रिसीवर होगा वो जीएसटी पे करेगा। बस ये बात ध्यान दो। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, यहां पे देखो री, चेक करो यहां पे देखो री, गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है। देखो री, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस है, अगर जीटीए ने ऑप्ट किया 12% का ऑप्शन तो फुल आईटीसी मिलेगा, उसमें फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर 5% वाला ऑप्शन लिया है तो उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, वहां पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब देखो जी, अब जिस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा तो रिवर्स चार्ज पे जीएसटी कौन पे करेगा जी, रिवर्स चार्ज पे अगर जीटीए ने सर्विस दी है, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर उनको सर्विस दोगे तो वो जीएसटी पे करेंगे। या किसी फैक्ट्री को सर्विस दी है, सोसाइटी को सर्विस दी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सर्विस दी है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दी है, पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दी है, एओपी को सर्विस दी है, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विस दी है, अगर इनको सर्विस दी होगी तो इन केस में जीटीए जीएसटी पे नहीं करेगा, जो ये लोग होंगे वो जीएसटी पे करेगा। बस ये बात ध्यान देना। तो मेरी पूरी फैमिली बस इतनी बात ध्यान दे जी, जीटीए वाले हर केस में रिवर्स चार्ज नहीं है। अगर 5% वाला ऑप्शन होगा उस केस में रिसीवर जीएसटी पे करेगा, अगर 12% वाला ऑप्शन होगा उस केस में फॉरवर्ड चार्ज होगा, उस केस में जीटीए जीएसटी पे करेगा। बस ये बात ध्यान दो जी।
ठीक है, ये बात हमारी यहाँ पे निकल के आ रही है। बच्चा कह रहा है सर अगर जीटीए रजिस्टर्ड नहीं हो तो क्या करेंगे? अगर जीटीए ही अनरजिस्टर्ड है तो सर रिवर्स चार्ज वाले केस में तो वैसे ही, एक बात बताओ, रिवर्स चार्ज वाले केस में तो वैसे ही रिसीवर जीएसटी पे करता है, तो सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड है चाहे उससे आपने क्या लेने देना भाई? सर जीएसटी कौन पे करेगा? रिसीवर ही तो पे करेगा ना। और मैंने पहले भी कहा था रिवर्स चार्ज वाले केस में सेक्शन 24 में करवाना कंपलसरी होता है, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला केस क्या निकल के आ गया? इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में रिवर्स चार्ज है। दूसरा केस क्या निकल के आ गया? जीटीए की सर्विस वाले केस में रिवर्स चार्ज है। तीसरा केस चेक करो जी, तीसरा केस। सर ये एग्जम्पशन वाले लिस्ट में भी है ना? आदित्य बिल्कुल एग्जम्पशन वाली लिस्ट में है, बट जीटीए के जो काम एग्जम्पशन वाली लिस्ट में कवर नहीं होते वही काम रिवर्स चार्ज में कवर होंगे। जो एग्जम्पशन में कवर होंगे उसको रिवर्स चार्ज की तो बात ही नहीं होगी। तो जीटीए के उन्हीं काम पे रिवर्स चार्ज लगेगा जो एग्जम्पशन में कवर नहीं है, ये बात ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखो जी, आगे चेक करो, अगला तीसरा केस निकल क्या रही? एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट अगर लीगल सर्विस दे रहा है जी, अगर एडवोकेट लीगल सर्विस देगा किसी बिजनेस एंटिटी को, उस केस में बिजनेस एंटिटी जीएसटी पे करेगी, एडवोकेट जीएसटी नहीं पे करेगा। ठीक है जी, अगर एडवोकेट लीगल सर्विस देगा किसी बिजनेस एंटिटी को, उस केस में बिजनेस एंटिटी जीएसटी पे करेगी, एडवोकेट जीएसटी पे नहीं करेगा, ये बात ध्यान दो। तो एडवोकेट की सर्विस पर क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज। उससे अगली सर्विस हमारी कवर हो रही है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस देनी है बिजनेस एंटिटी को, उस केस में कौन जीएसटी पे करेगा जी? बिजनेस एंटिटी जीएसटी पे करेगी, जो सप्लायर होगा वो जीएसटी पे नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात ये ध्यान देना चाहिए, एडवोकेट की सर्विस, अगर एडवोकेट लीगल सर्विस दे रहे हैं उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस दी जा रही है, याद करो आपको मैंने पहले भी कहा था रे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं होते। अगर आपको ध्यान आ रहा हो मैंने क्या कहा था री, अगर आपको ध्यान आ रहा हो मैंने क्या कहा था कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, कोई भी ट्रिब्यूनल जो लॉ में एस्टेब्लिश होगा वो सब नेगेटिव लिस्ट में कवर होंगे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को छोड़ के चेक करो, उस केस में रिवर्स चार्ज आ गया। ठीक है, तो अभी तक मैंने 4 सर्विस बोली है, नहीं कौन कौन सर्विस बोली है? पहली सर्विस बोलो जी, सबसे पहली सर्विस मैंने कौन सी बोली है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। दूसरी मैंने कौन सी बोली है? जीटीए की सर्विस, अगर 5% वाला ऑप्शन है। तीसरी मैंने कौन सी बोली है? एडवोकेट की लीगल सर्विस। और चौथी कौन सी बोली है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस। इन चारों सर्विस पे क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज लगेगा। उसके बाद देखो जी, अगला केस स्पॉन्सरशिप सर्विस जी। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस है, आज आप एक बात बताओ सर, अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का ना टेस्ट मैच चल रहा है। अब जो आपके आईपीएल होते हैं, एक कई बच्चे बीच में समझ नहीं रहे, डाउट्स भेजते जा रहे हैं जी। सर जो भी डाउट्स हैं उसको लिख के ना साइड में लिख लो, क्योंकि आप जो बार बार 15 से 20 या 30 40 बार मैसेज करोगे ना, उससे फायदा कुछ नहीं होगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। क्यों? इस चक्कर में आप अगला कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं पाओगे। तो जो भी डाउट है उसको चैट बॉक्स में लिख लो, जब अपने उसमें साइड में लिख लो, जब वीडियो खत्म हो जाएगी कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोई दूसरे बच्चे आपके डाउट्स का रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो अगली क्लास में मैं रिप्लाई कर दूंगा। बट अगर बीच में 20-20 30-30 बार अगर 20-20 30-30 बार अगर वहां पे मैसेज करोगे ना, फायदा कुछ नहीं होगा, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों के जो डाउट्स हैं उसको साइड में लिखते रहो जी, उसको साइड में लिखते रहो, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, या तो बच्चे रिप्लाई कर देंगे, अगर वो रिप्लाई नहीं करेंगे तो अगली वीडियो से पहले मैं रिप्लाई कर दूंगा। बट प्लीज चैट बॉक्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से जी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है स्पॉन्सरशिप। अब एक बात मुझे बताना नहीं, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है। अब इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में आपने कई बार देखा होगा, या कोई मैच देख लो, आईपीएल के मैच देख लो, आपने कई बार देखा होगा पेटीएम, मतलब पेटीएम के बड़े बड़े बोर्ड लगे। अच्छा कोई बताएगा इंडिया की वर्दी पर इंडिया की जो ड्रेस है उस पे उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? एक बार चैट बॉक्स में लिखना, इंडिया की जो ड्रेस है उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? यहां पे क्या लिखा होता है जी? एक बार बताओ जी, यहां पे क्या लिखा होता है जी? जल्दी बोलो जी। इंडिया की यहां पे ड्रेस पे क्या लिखा होता है? देखो बहुत बढ़िया जी, बायजूस। क्या लिखा होता है? बायजूस, स्टार, सहारा, पेप्सी। अब सोच के बोलना ये कौन है? ये सब स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये सब स्पॉन्सर कर रहे हैं सर, ये सब स्पॉन्सर हैं। आपने कई बार देखा होगा, जो भी हम कई बार सीरियल देखते हैं वहां पे क्या लिखता है? स्पॉन्सर्ड बाय। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्पॉन्सरशिप की सर्विस अगर दी जा रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, उस केस में क्या लगेगा जी? आरसीएम लगेगा। तो बस ये बात ध्यान देना कि जहां पर भी स्पॉन्सरशिप की सर्विस की बात होगी उस केस में क्या लगेगा जी? आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, डायरेक्टर की सर्विस जी।
अगर डायरेक्टर की सर्विस दी जा रही है, अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है, अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है, उस केस में रिवर्स चार्ज है। अच्छा, अब डायरेक्टर वाले केस में ना यहां पे अमेंडमेंट आई है और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बनने का जी, मुझे 100% उम्मीद है, 100% इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टर वाले केस में। तो प्लीज अब ध्यान सुनना जी, इधर देखो ध्यान से जी, अब प्लीज बातचीत मत करना जी, बिल्कुल बातचीत मत करना, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना जी, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। कंपनी है मान लो एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड। इस कंपनी के दो डायरेक्टर हैं, एक तो मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई, ठीक है नहीं। मिस्टर एक्स जो है ये तो है पार्ट टाइम डायरेक्टर और ये है होल टाइम डायरेक्टर जी, ठीक है, ये पार्ट टाइम डायरेक्टर है और ये होल टाइम डायरेक्टर है। प्लीज ध्यान सुना, प्लीज ध्यान सुना। मिस्टर वाई जो है इस कंपनी का एम्प्लॉई है, मिस्टर वाई जो इस कंपनी का एम्प्लॉई है, और मिस्टर एक्स ये इस कंपनी का एम्प्लॉई नहीं है, ये एम्प्लॉई नहीं है जी, ये एम्प्लॉई नहीं है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये मिस्टर एक्स जो है ये अगर इस कंपनी के लिए कोई काम करेगा, कोई सर्विस देगा, और ये मिस्टर वाई इस कंपनी को कोई सर्विस देगा। प्लीज ध्यान सुना जी। अब अगर एक्स ने सर्विस दी तो क्या एक्स एम्प्लॉई है? आंसर इज नो, एक्स एम्प्लॉई नहीं है। और अगर एक्स एम्प्लॉई नहीं है तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में यहां पे आरसीएम लग जाएगा। ये पहले भी था और आज भी है। मतलब सिंपल सी बात है, जो डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं है अगर उसने सर्विस दी है तो उस केस में पहले भी रिवर्स चार्ज था, आज भी है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है। बट जो डायरेक्टर एम्प्लॉई है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी। अब होता क्या था, अभी तक ना ये प्रॉब्लम आती थी कि जब ये डायरेक्टर एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट ये बात बोलती थी इसने जो भी काम किया तो भैया एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर है, शेड्यूल 3 में कवर है, नेगेटिव लिस्ट में कवर है, कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये एम्प्लॉई हर केस में एम्प्लॉई तो नहीं है ना, याद करो शेड्यूल 3 के पैरा 1 में क्या लिखा था सर? शेड्यूल 3 के पैरा 1 में क्या लिखा था? पैरा 1 में लिखा था कि अगर एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर के लिए कोई भी काम किया होगा इन दी कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में, फिर वो काम नेगेटिव लिस्ट में कवर होगा, नहीं तो वो नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं होगा। मान लो एम्प्लॉई ने कोई प्रोफेशनल सर्विस दी और उस प्रोफेशनल सर्विस के बदले में प्रोफेशनल फीस पे की, और आप सब जानते हो प्रोफेशनल फीस का टीडीएस जो है इनकम टैक्स में सेक्शन 192 में नहीं कटता, सेक्शन 194J में कटता है, अगर आपको याद आ रहा हो। अब अगर टीडीएस कटेगा 194J में तो यहां पे गवर्नमेंट बोलती थी, मतलब लोग बोलते थे कि यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई ने काम किया है, नेगेटिव लिस्ट में कवर है। गवर्नमेंट ने कहा भैया क्या, अगर ये एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई के सारे काम नेगेटिव लिस्ट में होंगे, हमने ये तो नहीं कहा। गवर्नमेंट कह रही भैया हमने बिल्कुल भी नहीं कहा कि एम्प्लॉई के सारे काम नेगेटिव लिस्ट में है, हमने ये कहा है कि एम्प्लॉई जो भी काम करेगा अगर वो काम इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में होगा फिर वो नेगेटिव लिस्ट में होगा, उसको छोड़ के उसने कोई भी काम किए होंगे उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और रिवर्स चार्ज लगेगा। तो फाइनली अब ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है सर। उम्मीद करूंगा अगर कोई बच्चा मेरी क्लास का इंटेलिजेंट होगा जी, एक ये बात याद करके जाना जी, ये बात याद करके जाना। अब ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि अगर एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई को जो पैसा मिल रहा है, ये कई बच्चे चैट बॉक्स में बिना बात की बातें कर रहे हैं सर, ये कई बड़े चैट बॉक्स में बिना बात की बातें कर रहे हैं, मेरी बातें समझ लो सर। डायरेक्टर वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन चुका है। अगर आप प्रोफेशनल के हो तो क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर के अंदर। अगर आप एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हो, कंफर्म कह रहा हूं, कंफर्म एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम के अंदर बनेगा। और आप फिर गलती करके आओगे, आप रट के जाओगे एम्प्लॉई है। मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई है फिर भी उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है, रिवर्स चार्ज लग सकता है। कब? अगर जो उसको पैसा मिल रहा है उसका टीडीएस 192 में ना कट रहा हो। इट मींस अगर टीडीएस 192 में कट रहा है जी, अगर टीडीएस 192 में कट रहा है फिर तो वो एम्प्लॉई है, उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं है। बट अगर एम्प्लॉई है, उसको पैसा जो मिल रहा है वो सैलरी नहीं है, प्रोफेशनल फीस है,
उसका टीडीएस 194 में कट रहा है, तो उस केस में जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको ये बात क्लियर होगी जी। मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो जी, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं है, डायरेक्टर एम्प्लॉई है। अंजलि कह रही है सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा, वही दिखा रहा हूं जी। अंजलि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा वही बताना चाह रहा हूं। अब अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं है तो जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा, ये बात तो क्लियर है। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई है, अगर एम्प्लॉई है, उसके दो केस होंगे, या तो उसको मिल रही होगी रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 192। आदित्य इंडिया हार गई है, तो ऐसा करो 24 घंटे पूरे रोने में निकाल दो। ठीक है, आंखों में ऐसा करो, वो संतरे होते हैं संतरे, अगर आंसू नहीं आ रहे तो संतरे के छिलके आंखों में डालो, उसे थोड़े से आंसू आएंगे, 24 घंटे उसका गम मनाते रहो। नालायक आपके एग्जाम है, मतलब हद हो गई, बच्चे को अपने सिलेबस की नहीं पढ़ी। हाय सर इंडिया हार गई सर इंडिया हार गई सर, ऐसे नालायक बच्चे मेरी क्लास में आ गए हैं। इधर देखो ध्यान से, यहां मैं समझा रहा हूं, बच्चा कह रहा है, इधर देखो रेम्युनरेशन है अंडर सेक्शन 192 है, और जो रेम्युनरेशन मतलब पैसा जो मिल रहा है, ठीक है, जो उसको पैसा मिल रहा है, अमाउंट मिल रही अंडर सेक्शन 194 में है, आपने बोल दो रही। अब अगर 192 में है तो उस केस में तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, और अगर 194 में है तो जीएसटी लगेगा, और किस में कवर होगा जी, आरसीएम में कवर होगा जी। ये केस आपका निकल के आ रहा है। बच्चा कह रहा है हमें कैसे पता होगा टीडीएस कहां कटेगा। मेरे बच्चे ऑलवेज एग्जाम में दिया होगा, और अगर नहीं भी दिया होगा तो क्या इनकम टैक्स में टीडीएस का लो नहीं पढ़ा आपने। मतलब कई बच्चे तो ना ऐसे बन जाते हैं ना, पहली बार जीएसटी पढ़ रहे हैं। सर मैं यहां जीएसटी समझाने नहीं आ रहा, मैं जीएसटी आपको रिवाइज करवाने के लिए आ रहा हूं, कि यहां समझो कि मैं समझाने के लिए आ रहा हूं। ठीक है, समझाने वाली बातें तो फिर बहुत लंबी हो जाती हैं, मैं तो सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं कि याद करो आपने क्लास में ऐसा पढ़ा होगा। मैं रिकॉल करवा रहा हूं सर, अगर मैं समझाने पे आ गया तो आरसीएम के अंदर ही कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, जिसको मुझे आधे पौने घंटे में रिवाइज कराना है। तो बस इतनी बात ध्यान देना कि एम्प्लॉई अगर है, अगर 192 में सैलरी कट रही है, फिर तो भैया जीएसटी लगेगा ही नहीं। अगर 194 में है उस केस में जीएसटी लगेगा, और रिवर्स चार्ज में लगेगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, चलो जी, ये बात क्लियर हो गई जी। लो जी, अब फटाफट से आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब ये हमारा केस हो गया डायरेक्टर वाला। अगला केस देखो जी, अगर इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पर भी क्या लगेगा जी, रिवर्स चार्ज लगेगा। इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पर भी क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। याद करो, इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है, मैंने क्लास में कहा भी था कि घरों में काफी इंश्योरेंस वाले आते हैं जी, हमारी कंपनी का इंश्योरेंस करवा लो, हमारी कंपनी का इंश्योरेंस करवा लो, हमारी कंपनी का इंश्योरेंस करवा लो। अब जो वो सर्विस दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, अब जो भी वो कमीशन चार्ज करेंगे उस कमीशन पर जीएसटी इंश्योरेंस एजेंट पे नहीं करेगा, उनकी जो कंपनी होगी वो जीएसटी पे करेगी, बस ये बात ध्यान दो जी। उसके बाद देखो जी, अगर रिकवरी एजेंट सर्विस दे रहा है बैंक को, ये रिकवरी एजेंट कौन होते हैं सर, आपने मूवी देखी होगी, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे लोग जो होते हैं, मतलब बड़े बड़े, मतलब जैसे सिंपल जिनके पास मनी पावर है, मसल पावर है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मुझे अंजलि से मान लो 500 रुपए लेने हैं। मैंने कहा अंजलि मुझे 500 रुपए दे दो, तुमने मेरे 500 रुपए लिए थे, तुम मेरे 500 रुपए दो। अंजलि कहती भूल जाओ सर, बेकार की बातें मत करो, भूल जाओ, वो जमाना चला गया। मैं कहा अंजलि मेरे 500 रुपए दे दो, चुप करके। कह रही सर मैं नहीं दूंगी, जो करना है कर लो, 500 रुपए मैं नहीं दूंगी। मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जाम्पल पूजा को बोला, मैं कहा पूजा तुम अंजलि से मुझे 500 रुपए दिला दो, 100 रुपए तुम्हारे। अब पूजा मेरी क्या हो गई, रिकवरी एजेंट। अब जो ये रिकवरी एजेंट सर्विस दे रहा है वो मुझे सर्विस दे रहा है। अब जो पूजा को 100 रुपए कमीशन मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उस पर जीएसटी कौन पे करेंगे जी, जीएसटी रिसीवर जीएसटी पे करेगा, सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है रिकवरी एजेंट की सर्विस पर भी क्या लगेगा जी, रिवर्स चार्ज लगेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, उसके बाद जी, उसके बाद अब यहाँ पे ओशन फ्रेट। ओशन फ्रेट का मतलब क्या है कि अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है जी, अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है, बाहर से गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, फ्रेट की सर मतलब उसके लिए जो भी भाड़ा दिया जा रहा है, उस केस में भी गवर्नमेंट क्या कर रही है जी, आपका रिवर्स चार्ज लगेगा। जिसने वो सर्विस ली होगी, इंपोर्टर होगा, वो जीएसटी पे करेगा, बस ये बात ध्यान देना।
तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि बाहर से जब भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए जो भी हम भाड़ा पे करते हैं उस भाड़े पर जीएसटी सप्लायर पे नहीं करेगा, जो रिसीवर होगा वो जीएसटी पे करेगा, मतलब जो इंपोर्टर होगा वो जीएसटी पे करेगा। बस ये बात ध्यान दो जी। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे इधर सुना ध्यान से, मेरे नेट की स्पीड जो है वो 25 kbps होता है, क्या होता है mbps, एक तो kmbps होता है, मतलब 25 kbps आ रही है बस, ठीक है। मैंने अभी नेट की स्पीड चेक की है, 25 kbps आ रही है, तभी आपको बार बार लग रहा है बफर हो रही है, ठीक है। तो आज मैं ना 20 की 20 सर्विस पूरी नहीं कराऊंगा जी। हाँ kbps होता है, kbps। तो 25 kbps आ रही है मेरे नेट की स्पीड, मुझे अब लग रहा है नालायक बफर बार बार क्यों हो रहा है। तो आज ना मैं 20 सर्विस पूरी नहीं कराऊंगा सर, क्योंकि जो मुझे आगे सर्विस करानी है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो जी, वो सारी अमेंडमेंट आई हैं और मैं चाहता हूं उसको मैं रिवाइज तो कराऊं बट थोड़ा डिटेल में रिवाइज कराऊं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली के सिंगल बच्चे को भी समझ में ना आए, ठीक है जी। तो मैं सारी 20 सर्विस नहीं कराऊंगा, मैं आज सिर्फ आपकी 10 सर्विस कराऊंगा जी। आज हम 10 करेंगे, बाकी जो 10 सर्विस होंगी उसको फिर हम कल करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये 10 सर्विस ऐसी हैं जो अगली आने वाली हैं, उसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा। और सर मुझे वो टरकाने वाला काम नहीं करना, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं करवा दूँ, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मेरा टाइम बच जाएगा, बट मैं टाइम बचाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब एग्जाम में क्वेश्चन बने इसमें से आपको ये लगे कि सर ने हमें अच्छे से रिवाइज करवाया था, ठीक है। कम से कम दुआ निकले, बद्दुआ ना निकले सर, क्योंकि मैं तो दुआओं के लिए काम कर रहा हूँ। कई बच्चे बद्दुआ देके चले जाते हैं डिसलाइक करके, उनका मैं क्या बोलूँ। जितनी दुआओं मुझे दोगे उतना मेरे अंदर जोश आता है जी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 10वीं सर्विस कर लेते हैं जी। 10वीं सर्विस अभी रुक दो जाओ, बच्चा कह रहा है गुड नाइट, रुक तो जाओ अभी। 10वीं सर्विस लो जी, लास्ट सर्विस लो। अगर म्यूजिक कंपोजर है, मान लो किसी ने म्यूजिक बनाया जी, वो कोई फोटोग्राफर है। अब अगर म्यूजिक कंपोजर है या कोई फोटोग्राफर है, कोई आर्टिस्ट है, अगर कॉपीराइट की सर्विस दे किसको? म्यूजिक कंपनी को। सर एक बात उन्हें सोच के बोलना, मान लो मैंने कोई म्यूजिक बनाया जी, मान लो मैंने कोई म्यूजिक बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक धुन बनाई, ला 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 ला। अब मान लो मैंने एक म्यूजिक की धुन बनाई, बच्चे कह रहे सर क्या धुन बनाई है आपने, ये तो इस पे तो डांस करने का मन कर रहा है हमारा, सर जबरदस्त धुन है। मैंने कहा इसका मैं कॉपीराइट करा रहा हूं। अब म्यूजिक कंपनी कहती वाह यार इतनी बढ़िया धुन है, कह रहे ये धुन ना हमें दे दो, हमने अपने गाने में डालनी है। मैंने कहा भैया मैंने खुद धुन निकाली है बैठे बैठे, मैं 1000 बच्चे के सामने बैठा था, मैंने बैठे बैठे धुन निकाल दी। अब सोच के बोलना, अगर मैंने म्यूजिक कंपनी को कॉपीराइट दिया यूज करने का, जो वो मुझे पेमेंट करेगी, इस केस में जीएसटी मैं नहीं पे करूंगा, जिसको मैंने कॉपीराइट दिया होगा वो जीएसटी पे करेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। देखो जी यहाँ पे देखो गवर्नमेंट क्या करिए जी, अगर यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होंगे, म्यूजिक कंपनी होंगी, वो जीएसटी पे करेंगी, बस ये बात ध्यान देना। अच्छा यहाँ पे ना ऑथर टू पब्लिशर वाला केस नहीं है, मेरी पूरी फैमिली बस ये समझ ले, यहाँ पे ऑथर टू पब्लिशर वाला केस नहीं है। मतलब अगर ऑथर पब्लिशर को सर्विस दे रहा है, उस केस में अमेंडमेंट आई है, उसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऑथर टू पब्लिशर वाले केस को छोड़ के बाकी जो भी केस होंगे उन सारे केस पे रिवर्स चार्ज है। ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज भी है और रिवर्स चार्ज भी है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। तो कल की क्लास में पहले ही बोल दूं जी, कल की क्लास में पहले ही बोल दूं, आपकी क्लास कल 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है। कल की क्लास में पहले बोल दूं, नहीं कल की क्लास पहले बोल दूं। बच्चा कह रहा है सर 1st और 9 दोनों सेम है क्या? बिल्कुल भी सेम नहीं है नालायक। पहला पॉइंट इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है, उसमें सारी सर्विस कवर होती हैं। पॉइंट नंबर 9 में सिर्फ आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, जो आपका जो वेसल से ट्रांसपोर्टेशन होती है उसका जो ओशन फ्रेट है, जो भाड़ा है, सिर्फ उसकी सर्विस कवर है, ठीक है। कल की क्लास आपकी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि आज हमने क्लास में जो हमारा टारगेट था पूरा नहीं हुआ नेट के चक्कर में, ठीक है। तो कल की क्लास आपकी 11:30-12 बजे तक हो सकती है जी, ठीक है। और अगर मुझे टाइम लगा, सुन लो ध्यान से, अगर मुझे टाइम लगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर मुझे टाइम लगा कल, तो मैं आधे पौने घंटे की क्लास रिकॉर्ड करके रिवर्स चार्ज की कल 9 बजे प्रीमियर चला दूंगा, 9 से लेकर 9:30 पौने 10 बजे तक, ताकि 10 बजे हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। अगर टाइम लगा तो, नहीं लगा तो हम 10 बजे लाइव ही करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मुझे टाइम लगा तो मैं पौने घंटे की क्लास रिकॉर्ड करके कल 9 बजे प्रीमियर चला दूंगा,
ताकि 9 से लेके पौने 10 बजे तक आप ये आरसीएम खत्म कर लो आराम से। कोई बच्चा चैट बॉक्स कर मतलब चैटिंग नहीं करेगा ना, कोई बच्चा डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और अगर टाइम नहीं लगा फिर हम 10 बजे लाइव ही करेंगे जी, ठीक है। तो वो हम कल देख लेंगे। अगर टाइम लगा तो मैं 9 बजे चला दूंगा। सारे बच्चे 9 बजे आके प्रीमियर देख लेना, आरसीएम खत्म हो जाएगा। फिर 10 बजे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई का जी, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है टाइम ऑफ सप्लाई का जी। अगर टाइम नहीं लगा फिर हम 9 बजे पहले आरसीएम करेंगे, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी। जिन बच्चों ने लाइक किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने डिसलाइक किया है जी उनको भी बहुत सारा प्यार, भगवान उन्हें खुश रखे, ठीक है जी। मेरी हर दुआ में सारे हैं जी, मैं सबके लिए दुआ मांगता हूँ, सब खुश रहें, सब तंदुरुस्त रहें, सब चुस्त रहें, सब मस्त रहें, सब करें जी, ठीक है। तो अच्छा, शायरी बफरिंग हो रही है सर, शायरी क्या सुनाऊँ? कल सुना दूंगा शायरी, ठीक है। अभी नेट सही नहीं चल रहा, अभी नेट सही चल नहीं रहा, तो शायरी क्या सुनोगे? शायरी कल सुना दूंगा जी, ठीक है। कल 9 बजे मैं प्रीमियर डाल सकता हूँ जी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कल 9 बजे प्रीमियर डाल सकता हूँ। 9 बजे सारे बच्चे प्रीमियर देख लेना। आरसीएम की जो बैलेंस एंट्री होंगी उसको 9 बजे करेंगे। फिर 10 बजे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, किसका जी? हम स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई का जी, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय जी। और जिसको डाउट्स होंगे वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना, उनके कमेंट मैं देख लूंगा, बाकी सब बच्चे उसके रिप्लाई करेंगे। जिनके रिप्लाई नहीं आएंगे उसको मैं कल की क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू सो मच, बाय बाय जी, टेक केयर। बच्चा कह रहा है सर शायरी सुना दो सर, प्लीज शायरी सुना दो। कई बच्चे कह रहे हैं सर शायरी सुना दो। शायरी सुनना चाहते हो क्या? कौन कौन शायरी सुनना चाहता है जी, एक बार बताना जी, जल्दी बताओ यार, मैं देखता हूं जी कौन कौन शायरी सुनना चाहता है जी। है कोई बच्चा शायरी सुनने वाला? कोई भी नहीं है, चलो फिर कल सुनाएंगे जी। कोई बच्चा भी नहीं है शायरी सुनने वाला। बच्चा कह रहा है हैं सर हैं, ऐसे कैसे कह रहे हो? नहीं है, चलो ये लो फिर एक शायरी सुनो जी। फिर आपको सुनाता हूं मैं एक शायरी बढ़िया सी, आप भी क्या याद रखोगे जी। और ये शायरी आपके लिए जी, ये शायरी आप सबके लिए है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, जरूर लाइक करना सर अगर अच्छी लगे तो। ये शायरी मैंने आपके लिए लिखी है जी, उम्मीद करूंगा आपके दिल को जरूर छुएगी, उम्मीद करूंगा आपके दिल को बहुत छुएगी। और मेरी पूरी स्टूडेंट फैमिली के लिए जिसको मैं दिल से प्यार करता हूं सर, अगर मैं हनुमान जी का भक्त होता, अगर हनुमान जी मुझे शक्ति देते ना कि विवेक तू छाती चीर के दिखा दे, अगर मैं छाती चीर के दिखा देता ना, मेरी पूरी फैमिली, स्टूडेंट फैमिली मेरे दिल के अंदर बैठी है सर, ठीक है। ये आप सबके लिए मैंने शायरी लिखी है, इरशाद जी। लो जी इधर सुनो ध्यान से अब। कुछ ना था मेरे पास खोने को, बहुत ध्यान सुना जी, कुछ ना था मेरे पास खोने को, कुछ ना था मेरे पास खोने को, तुम मिल गए हो तो डर सा गया हूं मैं। कुछ ना था मेरे पास खोने को, तुम सब मिल गए हो तो डर सा गया हूं मैं। मतलब हमेशा एक डर रहता है कि अब तुम मिल गए हो ना, तो डर रहता है कि यार तुम कहीं बिछड़ ना जाओ मुझसे। तो मैंने क्या बोला जी, कुछ ना था मेरे पास खोने को सर, कुछ नहीं था मेरे पास खोने को, तुम सब मिल गए हो तो एक डर सा रहता है, एक डर सा रहता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू सो मच, बाय बाय। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी, जय हिंद जी, जय हिंद जी, जय हिंद जी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, खुश रहो जी, टेक केयर।